सरजमी राजस्थान के युवाओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा अधिगम की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वाकई में दोस्तों, आप लोगों ने साबित कर दिया कि जो भी व्यक्ति विद्यार्थी हित में रहकर कार्य करता है, आप लोग उसके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बिना किसी बड़े विज्ञापन के, बिना किसी डिजिटल साधन के, हमने विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए अधिगम संस्थान के द्वारा ये जो छोटा सा कदम शुरू किया गया, आप लोगों का प्यार जो इसको मिल रहा है वाकई में काबिल तारीफ़ है। हमने 4 दिन पहले से अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी और जो पहला वीडियो था अपना काल विभाजन का, उसको कम से कम 7,000 लोगों ने देखा। तो ये आप लोगों का प्यार है जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है और ये आपका प्यार हमें आगे भी इस प्रकार से ही मिलता रहे। अब दोस्तों, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा ये जो चैनल है, इसको आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि आपके जो और भी मित्र हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कई विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि साहब उस विषय की क्लास लगाइए, उन अध्यापक की क्लास लगाइए। तो मैं आपको बता दूँ कि वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, जयपुर जो है रेड जोन में है और हमारे कई साथीगण जो है कुछ गाँव में, कुछ दूर निवास करते हैं, तो जिनके लिए पासेज की व्यवस्था हो पाई है और जो आसानी से स्टूडियो तक पहुंच सकते हैं, उनके द्वारा शिक्षण का कार्य शुरू किया गया है। तर्कश में कई तीर हैं, अभी तो 2 ही तीर आप लोगों ने देखे हैं। पहले जो हमारे पंकज खेमचंदानी जी सर हैं, जो पिछले 20 वर्षों से युवाओं को गणित का जो शिक्षण करवा रहे हैं, आप उनसे गणित पढ़ के देखिए, बारीक छोटे छोटे बिंदुओं को आप आसानी से समझ पाओगे। दूसरा, मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा विद्यार्थी मित्र बनकर अपनी यथाशक्ति आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। और जिस तरीके से जब एक एक तीर का आप लोग सामना करोगे तो परीक्षा में जब आप बैठोगे तो सभी तीर मिलकर एक ब्रह्मास्त्र की बात ही आप लोगों के लिए एक सहायक सिद्ध होंगे। तो ये सकारात्मक ऊर्जा जो आप लोगों ने हमें प्रदान की है, इसका हम सम्मान करते हैं, दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमने कल टॉपिक शुरू किया उस पर हम आते हैं। हमने कल शुरू किया था स्थापत्य कला में सबसे जो पहला टॉपिक था हमारा दुर्ग, वो हमने शुरू किया और दुर्गों के बारे में, दुर्गों से संबंधित जो कुछ गतिविधियां थी, कुछ जो शब्द थे, उनके बारे में हमने समझना शुरू किया। अब देखिए, कल जो हमने दुर्ग वाकई में जहाँ से शुरू किया था, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, उसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमने पढ़ा था कि दुर्गों का जो वर्गीकरण मिलता है, दुर्गों का जो वर्गीकरण किया गया, पहली बार जो वर्गीकरण किया गया, दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण मिलता है वो हमें मिलता है मनुस्मृति में। कहीं में मिलता है? मनुस्मृति में। और मैंने आपको कल मौखिक बताया कि आचार्य मनु के द्वारा दुर्गों की जो श्रेणियां बताई गई वो 6 प्रकार की बताई गई। लेकिन राजस्थान के इतिहास में दुर्गों की जिन श्रेणियों के वर्गीकरण को प्रमाणिक माना जाता है, वो 2 वर्गीकरण है जिनको लोकप्रियता मिली है, जो वास्तव में प्रमाणिक माने जाते हैं। एक तो हमने पढ़ा था कौटिल्य के अनुसार वर्गीकरण, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों का जो वर्गीकरण था वो हमने कल शुरू किया और पढ़ा इसके बारे में। और मैंने आपको बताया कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की जो श्रेणियां बताई गई है वो 4 श्रेणियां बताई गई है। कितनी श्रेणियां बताई गई है? 4 श्रेणियां। मैंने आपको बताया ओदक, दानवन, पर्वतीय गिरी दुर्ग और चौथा था हमारा वन दुर्ग। फिर हमने चर्चा की कि इन 4 श्रेणियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया वो दुर्ग बताया गया पर्वतीय गिरी दुर्ग। पर्वतीय गिरी दुर्ग जो है उसको कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग का दर्जा प्रदान किया गया। आज जो दूसरा मुख्य प्रमाणिक वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, वो दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे शुक्र नीति के अनुसार। आचार्य शुक्र की जो नीति है, इस शुक्र नीति के अनुसार भी एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हुए 7 तत्व बताए गए हैं और उन 7 तत्वों में एक राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व माना गया, उसमें किसको समाहित किया गया? दुर्ग को। शुक्र नीति के अनुसार जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे वो राजस्थान के इतिहास का सबसे प्रमाणिक वर्गीकरण है और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस शुक्र नीति के अनुसार वर्गीकरण में से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ध्यान से सुनना है कि शुक्र नीति के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया, जो बताया गया,
वो 9 प्रकार का बताया गया। दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई? 9 श्रेणियां। अर्थशास्त्र के अनुसार 4 श्रेणियां बताई गई है और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई है? 9 श्रेणियां बताई गई है। 9 श्रेणियां कौन कौन सी है, क्या क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए दोस्तों, पहली जो श्रेणी शुक्र नीति के अनुसार बताई गई है वो श्रेणी है एरण दुर्ग। पहला जो प्रकार बताया गया वो एरण दुर्ग बताया गया और इसी एरण दुर्ग को हम कह सकते हैं वन दुर्ग। इसी एरण दुर्ग को हम क्या कह सकते हैं? वन दुर्ग कह सकते हैं। देखो बड़े ध्यान से सुनना था, कल भी हमने जब कौटिल्य का वर्गीकरण पढ़ा तो वन दुर्ग पढ़ा और मैंने आपको बताया कि ऐसा दुर्ग जो वनों से घिरा हुआ है, जो जंगलों से घिरा हुआ है, उस दुर्ग को हम क्या कहते हैं? वन दुर्ग कहते हैं। और इसी वन दुर्ग को शुक्र नीति के अनुसार किस नाम से संबोधित किया गया? एरण दुर्ग के नाम से। एरण दुर्ग या वन दुर्ग जो इसकी विशेषता वही है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ वन या जंगल है, जिसमें जाने के लिए पथरीला मार्ग है और जिस दुर्ग के चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ हैं। कैसी झाड़ियाँ हैं? कटीली झाड़ियाँ। वो दुर्ग जो होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? एरण दुर्ग की श्रेणी में या वन दुर्ग की श्रेणी में। जो दुर्ग जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें जाने के लिए पथरीला मार्ग है और जो चारों तरफ कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, वही दुर्ग क्या कहलाएगा? एरण दुर्ग या वन दुर्ग कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि राजस्थान में एरण दुर्ग का या वन दुर्ग का जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देखने को मिलता है, तो देखो याद करने का तरीका है कि एरण लिखा हुआ है तो ए को अगर हम दबा दें तो क्या लिखा हुआ है? रण। इसका मतलब राजस्थान में जो रणथंबोर दुर्ग है, रण से बन गया रणथंबोर, कि राजस्थान में ये जो रणथंबोर दुर्ग है ये एरण श्रेणी का सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। तो एरण या वन दुर्गों में राजस्थान में जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो सबसे बढ़िया जो एरण दुर्ग माना गया है राजस्थान में वो कौन सा माना गया है? रणथंबोर। जब रणथंबोर दुर्ग हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो शुक्र नीति के अनुसार जो पहला वर्गीकरण है वो है एरण दुर्ग माना गया। दूसरा दुर्ग का श्रृंखला में जो चरण माना गया, दुर्ग की जो श्रेणी मानी गई, वो दूसरा चरण माना गया दोस्तों पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग। दुर्ग की जो दूसरी श्रेणी है वो है पारीख दुर्ग। नाम को, शब्द को बड़े ध्यान से सुनना है। देखो पारी या परी का मतलब होता है चारों तरफ। परी या पारी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। और ख का मतलब है खाई। कैसे क्या बन गया यहाँ पे? खाई। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई विद्यमान है, ऐसा दुर्ग जो खाइयों से घिरा हुआ है, वही दुर्ग राजस्थान में किस श्रेणी में आता है? पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो लोहागढ़ दुर्ग है, पढ़ा हो कभी अगर आपने, तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में निर्मित जो अंतिम दुर्ग था वो दुर्ग था लोहागढ़ दुर्ग। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और ये लोहागढ़ दुर्ग वही दुर्ग है जिसमें अष्टधातु किवाड़ लगा हुआ है, जिससे संबंधित प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जब हम इस दुर्ग को पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या करेंगे। तो पारीख दुर्ग में मैंने आपको बताया कि परी का मतलब है चारों तरफ और ख से बना लिया खाई। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाइयाँ विद्यमान है, जो खाइयों से घिरा हुआ है, वही दुर्ग किस श्रेणी में आता है? पारीख दुर्ग की श्रेणी में। और पारीख दुर्ग का जो महत्वपूर्ण उदाहरण है राजस्थान में लोहागढ़ दुर्ग, और ये लोहागढ़ दुर्ग स्थित है भरतपुर में। इसके बाद हम तीसरी श्रेणी की बात करते हैं जो शुक्र नीति के अनुसार बताई गई है, और वो श्रेणी है पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। एक तो लिखा हुआ है पारीख दुर्ग, एक लिखा हुआ है पारिद दुर्ग। वही परी या पारी का मतलब है चारों तरफ, और ध से यह बन गया दीवार। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें विद्यमान है, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। ऐसा दुर्ग राजस्थान में भारत के इतिहास में किस श्रेणी में पढ़ा जाता है? पारिद दुर्ग की श्रेणी में पढ़ा जाता है। और राजस्थान में जो अधिकांश दुर्ग है, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो अधिकांश दुर्ग है वो सब ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हुए दुर्ग है। तो अधिकांश दुर्ग राजस्थान में जो बने हुए हैं वो
किस दुर्ग की श्रृंखला में बने हुए हैं? पारित दुर्ग की श्रृंखला में। एक बार हम देखते हैं कि दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया। प्रमाणिक दुर्गों के जो वर्गीकरण माने गए वो दो प्रकार के माने गए, एक तो कौटिल्य के अनुसार और एक शुक्र नीति के अनुसार। कौटिल्य ने दुर्गों की जो श्रेणियां बताई 4 बताई, और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां कितनी बताई गई? 9। कौटिल्य ने सबसे सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी मानी वो कौन सी मानी? गिरिदुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार जो 9 प्रकार की श्रेणियां मानी गई उनमें पहली श्रेणी मानी गई एरण दुर्ग या वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें जाने के लिए मार्ग पथरीला है और चारों तरफ कंटीली झाड़ियां हैं, इस प्रकार के सभी दुर्ग किस श्रेणी में पढ़े जाते हैं? एरण दुर्ग की श्रेणी में। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि ए को जैसे हमने दबा दिया तो लिखा हुआ है रण, तो उदाहरण के तौर पे कौन सा दुर्ग हो गया? रणथंबोर दुर्ग। दूसरा दुर्ग है पारिक दुर्ग। पारी का मतलब चारों तरफ, ख का मतलब खाई। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई विद्यमान है, जो खाइयों से घिरा हुआ है, वही दुर्ग किस श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग की श्रेणी में। और उदाहरण के तौर पे जो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर, वो इस श्रेणी में सम्मिलित दुर्ग है। तीसरा है पारित दुर्ग। ये पारिक है, ये पारित दुर्ग है। परी का मतलब चारों तरफ और द का मतलब ऊंची ऊंची दीवारें। ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, वही दुर्ग किस श्रेणी में पढ़ा जाएगा? पारित दुर्ग की श्रेणी में पढ़ा जाएगा। और राजस्थान में जो अधिकांश दुर्ग है वो इस श्रेणी में बने हुए हैं, इस श्रेणी में सम्मिलित हैं। इसके बाद आगे जो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की चौथी श्रेणी मानी गई। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणी हम पढ़ रहे हैं, और शुक्र नीति के अनुसार पहली श्रेणी एरण, दूसरी पारिक और तीसरी पारित दुर्ग तक हमने पढ़ा। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की जो श्रेणियों में चौथी श्रेणी मानी गई है वो श्रेणी मानी गई है दोस्तों जल दुर्ग। कौन से दुर्ग बताए गए हैं? जल दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार चौथी जो श्रेणी बताई गई वो बताई गई जल दुर्ग की श्रेणी। जल दुर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जल राशियाँ विद्यमान हैं, जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, वो दुर्ग किस श्रेणी में आएगा? जल दुर्ग की श्रेणी में। कल भी हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि जल दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग हैं जिनको हम इस दुर्ग की श्रेणी में पढ़ सकते हैं। तो पहला जो प्रमुख दुर्ग है, जो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है, वो दुर्ग है गागरोण दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? गागरोण दुर्ग। और ये जो गागरोण दुर्ग है ये स्थित है झालावाड़ में। ये कहाँ स्थित है? झालावाड़। जल दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना गया वो माना गया गागरोण दुर्ग, और ये कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। दोस्तों ये जो गागरोण दुर्ग है, ये गागरोण दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। काली सिंध नदी प्लस आहू नदियों के संगम पर जो दुर्ग बना हुआ है वो दुर्ग कौन सा बना हुआ है? गागरोण दुर्ग। ध्यान रहे, एक तो काली सिंध नदी है और एक काली सिल नदी है राजस्थान में। काली सिंध नदी के किनारे गागरोण दुर्ग स्थित है, और काली सिल नदी का उद्गम करौली में सपोटरा की पहाड़ियों से होता है, जिसके किनारे, जिसके प्रवाह प्रणाली पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। तो ध्यान रहे कि काली सिल नदी अलग है और काली सिंध नदी अलग है। तो काली सिंध नदी और आहू नदियों के संगम पर कौन सा स्थित है? गागरोण। जल दुर्ग की श्रृंखला में जो दूसरा दुर्ग उदाहरण के तौर पे हम पढ़ते हैं वो दुर्ग है दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग। वो कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है ये? चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में अगर कभी आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया। बेसासा और रोड़ासा व्यापारियों ने अपनी धन संपत्ति को छिपाने के लिए, धन संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जिस दुर्ग का निर्माण करवाया वही दुर्ग कौन सा कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल नदी प्लस बामनी नदी, जिसे ब्राह्मणी नदी भी हम कहते हैं, इन नदियों के संगम पर बना हुआ है।
तो बेंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल नदी और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। और ये दोनों दुर्ग जो हैं राजस्थान में किस दुर्ग की श्रेणी में पढ़े जाते हैं? जल दुर्ग की श्रेणी में। इसके बाद जो पांचवा प्रकार बताया गया, जो पांचवी श्रेणी बताई गई, वो श्रेणी बताई गई दोस्तों धानवन दुर्ग। श्रेणी कौन सी मानी गई है? धानवन दुर्ग। और कल भी हमने पढ़ा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जब वर्गीकरण पढ़ा तो एक श्रेणी पढ़ी थी दानवन। मैंने आपको बताया कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ मरुस्थल या रेत से घिरा हुआ है, ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ मरुस्थल से या रेत से घिरा हुआ है, वही दुर्ग राजस्थान में किस श्रेणी का कहलाता है? दानवन दुर्ग की श्रेणी का। दानवन दुर्ग के अगर उदाहरण पढ़े कि दानवन दुर्ग में राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग पढ़े जाते हैं, तो दानवन दुर्ग की श्रेणी में सबसे पहला जो दुर्ग पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ा जाता है? जैसलमेर दुर्ग पढ़ा जाता है। इस जैसलमेर दुर्ग का नाम सोनारगढ़ दुर्ग भी है। आपने कहावतें भी सुनी होगी कि शरीर कीजिए काट का, पक कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुँचे जेसाण। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अरगढ़ बीकानेर, बलो चिड़ायो बाटियो गढ़रो जैसलमेर। और सबसे प्रमुख बात कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जैसलमेर जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, वो दुर्ग कौन सा है? हमारा जैसलमेर। और ये जैसलमेर दुर्ग किस श्रेणी में पढ़ा जाता है? दानवन दुर्ग। इसी प्रकार दानवन दुर्ग की श्रेणी का जो दूसरा दुर्ग हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं बीकानेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ते हैं? बीकानेर दुर्ग। इसी बीकानेर दुर्ग का नाम है जूनागढ़ दुर्ग। और आप पढ़ते हो कि राजस्थान में जयमल पत्ता की जो मूर्तियां लगी हुई है वो किस दुर्ग में लगी हुई है? बीकानेर दुर्ग में। ये वही जूनागढ़ दुर्ग है जिसे राजस्थान के इतिहास में जमीन का जेवर कहा जाता है। इसके बाद दानवन दुर्ग की श्रेणी में जो तीसरा दुर्ग पढ़ा जाता है वो दुर्ग पढ़ा जाता है भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ा जाता है? भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग स्थित है हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है ये? हनुमानगढ़। आपको पढ़ाया जाएगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर, निर्माण 298 ईस्वी के लगभग 30वीं शताब्दी में भूपत सिंह बाटी ने करवाया, और जिसे हम कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। तो ध्यान रहे, ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल या रेत से घिरा हुआ है वो दुर्ग किस श्रेणी में पढ़ा जाएगा? दानवन दुर्ग। देखिए, शुक्र नीति के अनुसार वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। पहला दुर्ग का जो वर्गीकरण था हिरण दुर्ग, दूसरा पारिक दुर्ग, तीसरा पारिद दुर्ग और चौथा है जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ जल राशियों से घिरा हुआ है वो दुर्ग जल दुर्ग है। जल दुर्ग का राजस्थान में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो गागरोन दुर्ग है जो झालावाड़ में स्थित है। और ये दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। जल दुर्ग का दूसरा मुख्य उदाहरण बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, और ये दुर्ग चंबल नदी और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। पांचवा जो वर्गीकरण है दानवन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ मरुस्थल या रेत से घिरा हुआ है वो दानवन दुर्ग है। और दानवन दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान के उदाहरण के तौर पर 3 दुर्ग हम पढ़ते हैं, जैसलमेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग और भटनेर दुर्ग। शुक्र नीति के आधार पर जो छठा वर्गीकरण बताया गया, जो छठी श्रेणी बताई गई, वो दोस्तों बताई गई गिरि दुर्ग। शुक्र नीति के आधार पर जो छठी श्रेणी बताई गई है वो छठी श्रेणी बताई गई है दोस्तों गिरि दुर्ग। और ये जो गिरि दुर्ग है, ये कल भी हमने पढ़ा था कि ये जो गिरि दुर्ग है किसे कहते हैं? तो ऐसा दुर्ग जो उच्च पहाड़ या पठार पर स्थित है। ऐसा दुर्ग जो उच्च पहाड़ या उच्च पठार पर स्थित है वो दुर्ग कौन सा कहलाता है? गिरि दुर्ग। और राजस्थान में अधिकांशतः दुर्ग बी श्रेणी में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में अधिकांश जो दुर्ग है वो इस श्रेणी में पढ़े जाते हैं, इस श्रेणी में देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नारगढ़ दुर्ग, ये सभी जो दुर्ग हैं ये पहाड़ियों पर स्थित है। तो किस प्रकार के दुर्ग हैं? ये गिरि दुर्ग। इसके बाद हम बात करते हैं जो 7वां वर्गीकरण शुक्र नीति के अनुसार, वो वर्गीकरण बताया गया दोस्तों सैन्य दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग माना जा रहा है वो दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे
प्रमुख जो दुर्ग है वो तो पर्वतीयगिरी दुर्ग है। और शुक्र नीति के अनुसार सबसे प्रमुख जो वर्गीकरण का आधार माना गया, जो प्रमुख दुर्ग की श्रेणी मानी गई, वो कौन सी मानी गई? सैन्य दुर्ग। ध्यान से समझना इस दुर्ग को। देखिए दोस्तों, ऐसा दुर्ग जिसमें कुशल सैनिक निवास करते हैं। कैसे सैनिक निवास करते हैं? कुशल सैनिक, जो सैनिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनका अनुकूलित आचरण करते हुए जिस दुर्ग का निर्माण किया जाता है वो कौन सी श्रेणी में आता है? सैन्य दुर्ग। यानी कि जिसमें कुशल सैनिक निवास करते हैं और जो सैनिकों की अनुकूलता के आधार पर बनाया जाता है। सैनिकों की अनुकूलता के आधार पर जिस दुर्ग का निर्माण किया जाता है वो दुर्ग किस श्रेणी में आता है? सैन्य दुर्ग। तो जहाँ कुशल सैनिक निवास करते हैं और जो दुर्ग सैनिकों की अनुकूलता को ध्यान में रखकर बनाया गया वही दुर्ग कहलाता है सैन्य दुर्ग। और ये दुर्ग वो दुर्ग है जो शुक्र नीति के आधार पर सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। अब बात करें व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित, तो बात ये आती है दोस्तों कि ये जो सैन्य दुर्ग है, राजस्थान की अगर बात करें, भारत के इतिहास की अगर बात करें, तो इन दुर्गों में युद्ध से पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। युद्ध से पूर्व सैनिकों को क्या दिया जाता था? प्रशिक्षण दिया जाता था। जब भी इतिहास में कोई सा भी बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा तो युद्ध से पहले सैनिकों को युद्ध किस तरीके से लड़ना है, कौन सी योजना को किस तरीके से क्रियान्वित करना है, वो सारा जो प्रशिक्षण दिया जाता था, जो ट्रेनिंग दी जाती थी, वो किन दुर्गों में दी जाती थी? सैन्य दुर्गों में। ये विशेषकर प्रशिक्षण के लिए सैनिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए दुर्ग थे। अब युद्ध की बात आई गई तो राजस्थान का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो युद्ध से जुड़े हुए कई शब्द हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे पहला जो शब्द आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो एक शब्द आता है हरावल, एक शब्द आता है दोस्तों चंद्रावल, जिसको चंदावल भी कहते हैं। और ये सामान्य शब्द हैं जो आप लोग पढ़ते हो कि जब भी कोई महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है तो सेना को दो भागों में बांटा जाता है, सेना का आगे का भाग और सेना का पीछे का भाग। सेना का जो आगे का भाग है, सेना का जो अग्रभाग है, वो आगे का भाग कहलाता है हरावल। वो क्या कहलाता है? हरावल। और सेना का जो पीछे का भाग होता है, जो पश्च भाग होता है, वो सेना का पश्च भाग कहलाता है चंद्रावल। जब भी युद्ध के दौरान सेना को दो भागों में बांटा जाता है तो सेना का जो आगे का भाग होगा वो तो कहलाएगा अरावल, और सेना का जो पीछे का भाग होगा पश्च भाग, वो क्या कहलाएगा? चंद्रावल। अच्छा, राजस्थान के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं मुख्य कई सारे शब्द आते हैं। जैसे एक शब्द आता है जीव रेखा। एक शब्द कौन सा आता है? जीव रेखा। जानते हो जीव रेखा किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जैसे मान लो ये एक दुर्ग है, जैसे मान लिया हमने कि ये एक दुर्ग बना हुआ है। जीव रेखा किसे कहते हैं? जो युद्धों से संबंधित बात आती है कि जैसे मान लो ये दुर्ग है, इस दुर्ग का ये प्रवेश द्वार है, इस दुर्ग का ये क्या बना हुआ है? प्रवेश द्वार। और ये इस दुर्ग में जाने के लिए प्रवेश मार्ग है, जिस मार्ग के माध्यम से आप प्रवेश मार्ग में होते हुए दुर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हो। इस प्रवेश मार्ग पर यहाँ पर एक छोटा सा दुर्ग बनाया जाता है जिसे हम कह सकते हैं लघु दुर्ग। और इस लघु दुर्ग में कुशल सैनिक निवास करते हैं। वीर योद्धा कुशल सैनिक यहाँ निवास करते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कोई आक्रमणकारी इस दुर्ग पर आक्रमण करेगा तो इसी प्रवेश मार्ग से तो होता हुआ आगे बढ़ेगा, और जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा, ये जो लघु दुर्ग बना हुआ है, लघु दुर्ग में जो सैनिक विद्यमान है वो इनका सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लघु दुर्ग है, जो इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए एक रक्षात्मक भित्ति का काम करता है, इसी लघु दुर्ग को राजस्थान की इतिहास की भाषा में कहा जाता है जीव रेखा। क्या कहते हैं इसको? जीव रेखा। और सामान्य भाषा में इस जीव रेखा को हम कहते हैं किले की आत्मा। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? किले की आत्मा। इसी जीव रेखा को सामान्य परिचर्चा के आधार पर कहा जाता है किले की आत्मा।
तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए युद्ध से संबंधित, जैसे और भी बातें हैं। एक है अर्रादा। अर्रादा एक शब्द आता है, अर्रादा। अर्रादा क्या है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न नहीं है, अर्रादा क्या है? तो युद्ध के दौरान एक यंत्र काम में लिया जाता है, एक उपकरण काम में लिया जाता है, और उस उपकरण का काम क्या होता है कि ऐसा उपकरण जिससे युद्ध के दौरान पत्थरों की वर्षा करवाई जाती है। काहे की वर्षा करवाई जाती है? पत्थरों की वर्षा। बाहुबली मूवी में देखा है ना आप लोगों ने? तो पत्थरों की वर्षा जिस यंत्र के माध्यम से करवाई जाती है वो यंत्र कौन सा कहलाता है? अर्रादा कहलाता है। एक और यंत्र आता है मरीगन। मरीगन, इसको मगीरन भी कहते हैं। और ये जो मरीगन है जिसको मगीरन भी कहते हैं, ये युद्ध के दौरान ऐसा उपकरण है, ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से अग्नि की अर्थात ज्वलनशील पदार्थों की वर्षा करवाई जाती है। ज्वलनशील पदार्थों की क्या करवाई जाती है? वर्षा। तो ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से पत्थरों की वर्षा करवाई जाती है वो तो कहलाता है अर्रादा। जिससे ज्वलनशील पदार्थों की वर्षा करवाई जाती है वो कहलाता है मरीगन या मगीरन। तो ये कुछ सामान्य परिचर्चा है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की जो 6ठी श्रेणी बताई गई वो बताई गई गिरिदुर्ग। ऐसा दुर्ग जो उच्च पहाड़ या पठार पर स्थित है गिरिदुर्ग कहलाता है। और राजस्थान में कई दुर्ग इस श्रेणी में पढ़े जाते हैं। 7वीं जो मुख्य श्रेणी है शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी मानी गई है वो सैन्य दुर्ग मानी गई है। ऐसे दुर्ग जिसमें कुशल सैनिक निवास करते हैं, ऐसे दुर्ग जो सैनिकों की अनुकूलता के आधार पर बनाए जाते हैं। और युद्ध से पहले इन दुर्गों में सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जब भी युद्ध लड़ा जाता है तो कुछ शब्द सामने आते हैं सामान्य से, हरावल, चंद्रावल, जीवरेखा, अर्रादा, मरीगन। सेना का आगे का भाग हरावल कहलाएगा, सेना का पश्चिम भाग चंद्रावल कहलाएगा। किसी बड़े दुर्ग की सुरक्षा के लिए प्रवेश मार्ग में अगर कोई छोटा दुर्ग बनवाया गया जो विपत्ति के समय बड़े दुर्ग के लिए एक रक्षा भित्ति का काम करेगा, वो दुर्ग कहलाएगा जीवरेखा। और इसको सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं किले की आत्मा। युद्ध के दौरान जिस यंत्र से पत्थरों की वर्षा करवाई जाती है वो तो कहलाता है अर्रादा। और युद्ध के दौरान जिस यंत्र से ज्वलनशील पदार्थों की वर्षा करवाई जाती है वो कहलाता है मरीगन या मगीरन। तो 7 प्रकार की जो शुक्र नीति में श्रेणियां हमने अब तक पढ़ी है। शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों की 8वीं श्रृंखला बताई गई है वो बताया गया है, 8वां जो दुर्ग बताया गया सहाय दुर्ग। जो अगला दुर्ग हम पढ़ेंगे जो बताया गया वो दुर्ग बताया गया दोस्तों सहाय दुर्ग। 8वीं जो श्रेणी है वो है सहाय दुर्ग की। और सहाय दुर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसे दुर्ग जब विपत्ति का समय आता है तो ऐसे दुर्ग जिसमें राजा अपने प्रियजनों के साथ निवास करता है, ऐसा दुर्ग जिसमें विपत्ति के समय राजा जो होता है वो अपने प्रियजनों के साथ निवास करता है। इस प्रकार के जो दुर्ग सुरक्षा के दृष्टिकोण के हिसाब से बनाए जाते थे उन दुर्गों को किस दुर्गों की श्रेणियों में रखा जाता था? सहाय दुर्ग। ध्यान ये भी रहे कि इस परिकल्पना को, इस अवधारणा को ध्यान में रखकर राजस्थान में किसी दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया गया। राजस्थान में एक भी सहाय दुर्ग नहीं है। हाँ, जब भी राजस्थान के राजाओं पर संकट आया उन्होंने किसी दूसरे दुर्ग में शरण ली, लेकिन इस मापदंड को आधार मानकर राजस्थान में किसी भी दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया गया। क्योंकि राजस्थान के तो वो लोग हैं, वो योद्धा हैं जो अपनी जान अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं। तो विपत्ति के समय राजा अपने प्रियजन के साथ जिस दुर्ग में निवास करता, सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जिस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता वो दुर्ग किस श्रेणी में पड़े जाते? सहाय दुर्ग की श्रेणी में। और राजस्थान में इस श्रेणी का एक भी दुर्ग नहीं है। अंतिम जो श्रेणी मानी गई है शुक्र नीति के अनुसार वो 9वीं जो श्रेणी बताई गई वो बताई गई स्थल दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताया गया? स्थल दुर्ग। और शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे दुर्ग जो जमीन पर स्थित हैं वही दुर्ग किस श्रेणी में पढ़े जाते हैं? स्थल दुर्ग की श्रेणी में। इसका एक सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो एक किला है, अकबर का किला जो अजमेर में स्थित है।
इसे मैगजीन दुर्ग, शस्त्रागार, दौलत खाना हम कहते हैं। पता है ना आपको, 1570 में अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। और दो महत्वपूर्ण इतिहास की घटनाएं इस किले के बारे में पढ़ी जाती है। पहली घटना कि हल्दीघाटी युद्ध के दौरान अकबर ने जो युद्ध की, हल्दीघाटी युद्ध से पहले अकबर ने युद्ध की जो योजना बनाई वो किस किले में बनाई? अकबर के किले में। और भारत के इतिहास की एक मुख्य घटना कि इसी किले में, भारत के इतिहास की मुख्य घटना आती है कि इसी किले में जनवरी 1616 में जहांगीर और टॉमस रो की मुलाकात हुई थी। भाई जहांगीर व टॉमस रो की क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। और ये टॉमस रो कौन था? तो टॉमस रो जो थे ये इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत, इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत। ये टॉमस रो जो था ये इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। आपको पता है कि उस समय अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने के लिए आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार की शुरुआत कर दी थी। लेकिन फिर भी एक छोटा सा मापदंड ये था कि अगर किसी भी अंग्रेज़ को भारत में कोई नया कारोबार शुरू करना है तो दिल्ली के सुल्तान से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को जहांगीर से परमिशन लेने भेजा और इन दोनों की मुलाकात जिस दुर्ग में हुई, जिस किले में हुई, वो किला कौन सा है? अकबर का किला। तो दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार जो 8वां वर्गीकरण था वो शाही दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें विपत्ति के समय राजा अपने प्रियजन के साथ निवास करता है। सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जिन दुर्गों का निर्माण करवाया गया वो दुर्ग कहलाए शाही दुर्ग। लेकिन राजस्थान में एक भी शाही दुर्ग नहीं बनवाया गया। 9वीं श्रेणी स्थल दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो जमीन पर स्थित है, उदाहरण अकबर का किला। और इसी किले में जनवरी 1616 में जहांगीर और टॉमस रो की क्या हुई थी? मुलाकात हुई। तो दुर्गों को पढ़ने से पहले ये जो दुर्गों के बारे में सामान्य परिचर्चा थी ये हमने एक बार विस्तार पूर्वक पढ़ ली। दोस्तों पूरे मैटर को मैं लास्ट में एक बार एक ही डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ, देखिए, ताकि आप लोगों के दिमाग में व्यवस्थित तरीके से ये जो दुर्गों का वर्गीकरण है ये आराम से आप लोगों को समझ में आ सके। तो बिल्कुल सीधी बात, दुर्गों का पहली बार जो वर्गीकरण है वो किया गया मनुस्मृति में। कहीं में किया गया? मनुस्मृति में। इसके बाद जो प्रामाणिक वर्गीकरण है उनमें दो प्रकार के वर्गीकरण हैं। एक तो कौटिल्य के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण हमने पढ़ा, और दूसरा जो वर्गीकरण हमने पढ़ा शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार वर्गीकरण। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई? 4। और शुक्र नीति के अनुसार कितनी बताई गई? 9। कौटिल्य के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग माना गया वो माना गया पर्वत या गिरिदुर्ग, पर्वत या गिरिदुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया वो माना गया सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग माना गया? सैन्य दुर्ग। मैंने आपको बताया कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार जो 4 प्रकार की श्रेणियाँ थी उनमें पहली श्रेणी थी ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग। दूसरी जो श्रेणी थी वो थी दानवन दुर्ग, दानवन दुर्ग। तीसरी श्रेणी थी पर्वत या गिरिदुर्ग, पर्वत या गिरिदुर्ग। और चौथी जो श्रेणी थी वो थी वन दुर्ग। ठीक है। इसके बाद परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि ऐसा दुर्ग जो जलराशियों से घिरा हुआ है उदक दुर्ग है, मरुस्थल या रेत से घिरा हुआ है धानवन दुर्ग है, उच्च पठार या पहाड़ पर स्थित है पर्वत या गिरी दुर्ग, और वन जंगलों से घिरा हुआ है तो वन दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार जो 9 प्रकार की श्रेणियां बताई गई उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, शुक्र नीति के अनुसार पहली श्रेणी जो बताई गई वो बताई गई एरण दुर्ग, इसका दूसरा नाम है वन दुर्ग, एरण या वन दुर्ग। दूसरी जो श्रेणी बताई गई वो बताई गई पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग। तीसरा बताया गया पारिद दुर्ग, पारिद दुर्ग। चौथी जो श्रेणी बताई गई जल दुर्ग। पांचवी श्रेणी बताई गई धानवन दुर्ग।
धानवन दुर्ग। छठी श्रेणी बताई गई गिरी दुर्ग। सातवीं श्रेणी बताई गई सैन्य दुर्ग। आठवीं जो श्रेणी बताई गई सहाय दुर्ग। और नौवीं जो श्रेणी बताई गई वो बताई गई स्थल दुर्ग। परिभाषा मैंने आपको बताई थी इनके बारे में। ऐसा दुर्ग जो जंगलों से घिरा हुआ है वन दुर्ग, खाइयों से घिरा हुआ है पारिक दुर्ग, ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है पारित दुर्ग, जल राशि से घिरा हुआ है जल दुर्ग, मरुस्थल या रेत से घिरा हुआ है धानवन दुर्ग, उच्च पहाड़ या पठार पर स्थित है गिरी दुर्ग, सैनिकों की अनुकूलता को ध्यान में रखकर बनाया गया तो सैन्य दुर्ग, विपत्ति के समय राजा अपने प्रियजनों के साथ जहाँ निवास करेगा सहाय दुर्ग, और जमीन पर बना हुआ है तो कौन सा दुर्ग है? स्थल दुर्ग। ध्यान रहे कौटिल्य के 4 प्रकार के वर्गीकरण है, वो चारों इधर भी हैं। एरण यवन दुर्ग आ गया, दूसरा धानवन दुर्ग आ गया, तीसरा पर्वतिया गिरी दुर्ग आ गया, और चौथा जो उदक, इसको हम क्या कह सकते हैं? जल दुर्ग कह सकते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार ये जो 4 प्रकार के वर्गीकरण है, 4 तो ऐसे ही शुक्र नीति में, इनके अलावा 5 प्रकार के वर्गीकरण और बताए गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो दुर्गों के वर्गीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। सामान्य प्रश्न अगर हम और पढ़े दुर्गों के बारे में तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो सर्वाधिक दुर्ग हैं वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ध्यान रहे भारत में सबसे ज़्यादा जो दुर्ग बने हुए हैं, अधिकांश दुर्ग जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो दुर्ग हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो दुर्ग बने हुए हैं वो बने हुए हैं जयपुर जिले में। किस जिले में स्थित है दोस्तों? जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। तीसरा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का, ये प्रश्नों के हिसाब से बता रहा हूँ, सामान्य परिचर्चाएं हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जो आएगा वो आएगा भटनेर। कौन सा दुर्ग है राजस्थान का सबसे प्राचीन? भटनेर दुर्ग। ठीक है, किसने बनाया, कब बनाया, क्या विशेषता है, वो तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी प्रश्नों के हिसाब से इनको हम पढ़ते हैं। राजस्थान का स्वतंत्रता से पहले जो अंतिम निर्मित दुर्ग बताया जाता है, स्वतंत्रता से पहले जो अंतिम निर्मित दुर्ग बताया जाता है वो दुर्ग हमारा बताया जाता है लोहागढ़ दुर्ग। 1733 महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में निर्मित जो अंतिम दुर्ग है वो कौन सा है? लोहागढ़। और स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में अल्पकालीन प्रमाण के आधार पर, कुछ ज़्यादा प्रमाण नहीं, अल्पकालीन प्रमाण के आधार पर वो दुर्ग पढ़ा जाता है मोहनगढ़। और ये मोहनगढ़ बताया जाता है जैसलमेर में। कहाँ बताया जाता है? ये जैसलमेर। इसके बाद बात करें तो देखो दुर्ग जो है वो ज़्यादातर राजा महाराजाओं ने बनवाए हैं। लेकिन राजस्थान के इतिहास में 2 प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान का वह कौन सा प्रमुख दुर्ग है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया? और अंग्रेजों द्वारा जिस दुर्ग का निर्माण करवाया गया वो दुर्ग है टोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? टोडगढ़ दुर्ग। और ये टोडगढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर में। कर्नल टोड ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा माना जाता है? टोडगढ़। जबकि राजस्थान का वह दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया, इसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। व्यापारियों के द्वारा धन संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस दुर्ग का निर्माण करवाया वो दुर्ग माना जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग माना जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बेसासा और रोड़ासा व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये कुछ सामान्य प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग बने हुए हैं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? जयपुर में। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़। स्वतंत्रता के बाद जो अंतिम निर्मित दुर्ग माना जाता है वो कौन सा है? मोहनगढ़ जैसलमेर वाला। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा माना गया? टोडगढ़ दुर्ग अजमेर। और व्यापारियों ने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया वो कौन सा माना गया? भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। बाकी 99% दुर्गों का जो निर्माण करवाया गया वो राजा महाराजाओं के द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों ये दुर्गों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो अपन ने पढ़ी है। अब
एक एक करके राजस्थान के दुर्गों के बारे में हम चर्चा करना शुरू करते हैं और किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए दुर्गों को समझना है, वो देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, दुर्ग तो राजस्थान में कई सारे हैं, लेकिन परीक्षा के हिसाब से उपयोगी कौन से हैं? तो परीक्षा के हिसाब से उपयोगी वो दुर्ग माने जाते हैं जो करंट जीके को, समसामयिक गतिविधि को ध्यान में रखकर पढ़े जाते हैं। वो सबसे मुख्य, सबसे इम्पोर्टेंट दुर्ग माने जाते हैं। देखो, उसी परिपाटी को ध्यान में रख के हम दुर्गों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है कि जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को, जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत की सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। और 2013 से लेकर आज तक जितनी भी परीक्षा हुई, उनमें अगर दुर्गों का प्रश्न पूछा गया तो 99% जो प्रश्न बने हैं वो इन 6 दुर्गों में से बने। ध्यान रहे, विश्व विरासत का क्या मैटर है, क्या नहीं है, तो मौखिक में बता देता हूँ, फिर आगे विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थान की पहली ऐसी इमारत जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया, वो जंतर मंतर है। शामिल किया था 2010 में। क्या जंतर मंतर है, क्या विशेषता है, वो आगे पढ़ेंगे। ध्यान रहे, वर्तमान में लेटेस्ट जो राजस्थान का विषय वस्तु है, राजस्थान का जो शहर है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, वो जयपुर है। जयपुर को अंतिम स्थल वो जयपुर है जिसको आखिरी बार यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। तो विश्व विरासत की सूची में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली इमारत जंतर मंतर, विश्व विरासत की सूची में शामिल होने वाला जो अंतिम शहर है राजस्थान का, वो कौन सा है? जयपुर। क्या व्यवस्था है, कौन सी बातें, वो हम आगे यथावत पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे कि 2013 में 6 दुर्गों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। इन 6 दुर्गों को याद करने के लिए हम सामान्य लाइन पढ़ते हैं। चीकू, गाजर और आम, 3 शब्द याद करने अपने को। चीकू, गाजर, आम। देखो, पहला दुर्ग ची से बन गया चित्तौड़गढ़। ची से कौन सा बना? चित्तौड़गढ़। दूसरा कू से बना कुंभलगढ़। तीसरा गा से बना गागरोन। चौथा जै से बना जैसलमेर। पांचवा रे से बना रणथंबोर। और छठा आम से बन गया आमेर। तो 6 दुर्ग हो गए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर और आमेर। इन 6 दुर्गों को 2013 में विश्व विरासत की सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास के प्रश्न पत्रों में, वो इन 6 दुर्गों में से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब इन दुर्गों को एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लोकप्रिय दुर्ग है जिसके बारे में अपने को पढ़ना है, जो अपने नज़दीक भी है, वो दुर्ग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रणथंबोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ते हैं? रणथंबोर दुर्ग। सबसे पहले इन 6 दुर्गों के बारे में हम पढ़ेंगे। और 6 दुर्गों में सबसे पहला दुर्ग जो अपने को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? रणथंबोर दुर्ग। देखो दोस्तों, रणथंबोर दुर्ग से जुड़ी हुई कई बातें हैं और हर बात को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, रणथंबोर दुर्ग जो है ये स्थित है सवाई माधोपुर में। रणथंबोर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि रणथंबोर दुर्ग जो है इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है अंडाकार। इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? अंडाकार। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है और रणथंबोर की आकृति कैसी है? अंडाकार। प्रश्न, कहावत, उपनाम या आप लोगों ने पढ़े होंगे कि रणथंबोर के जो उपनाम है, और रणथंबोर दुर्ग का जो पहला उपनाम है वो माना जाता है रंतयपुर। रंतयपुर। और दूसरा, इसे हम जो राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध रूप से पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक। अमीर देव चौहान की
आन बान और शान का प्रतीक, आन बान और शान का जो प्रतीक है वो कौन सा दुर्ग है हमारा? रणथंभौर। तो एक तो इसे कहते हैं रणतैपुर और एक इसे कहते हैं मीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक। एक उक्ति है जो रणथंभौर के बारे में खूब सुनने को मिलती है। आपने पढ़ा होगा कि रण लड़ो रणनीति सु रणथल रणथंभौर हट राख्यो हम मीर रो कटकट खांगा कोर। उक्ति चलती है कि रण लड़ियो रणनीति सु, रण लड़ियो रणनीति सु रणथल रणथंभौर, रणथल रणथंभौर हट राख्यो हम मीर रो, हट राख्यो हम मीर रो कटकट खांगा कोर, कटकट खांगा कोर। इसका भावार्थ क्या है कि रण लड़ियो रणनीति सु रणथल रणथंभौर हट राख्यो हम मीर रो कटकट खांगा कोर। कि रणथंभौर दुर्ग पर कई सारे आक्रमण हुए और रणथंभौर की जो भूमि एक रण क्षेत्र के रूप में जानी गई, लेकिन रणथंभौर के शासकों ने अपनी रणनीति के माध्यम से उन आक्रमणकारियों को विफल किया है और रण जो है बड़ी सूरवीरता से लड़ा है। और हम्मीर देव चौहान का जो हट था, हम्मीर देव चौहान जब हम पढ़ते हैं तो बातें आती है उनके बारे में कि हम्मीर देव चौहान जो है अपने वचन के लिए जाने जाते थे, शरण वत्सलता के लिए जाने जाते थे। हम्मीर देव चौहान के बारे में लोकोक्ति आप लोगों ने पढ़ी होगी कि त्रिया तेल हम मीरठ चढ़े न दूजी बार, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हम मीर हट चढ़े न दूजी बार। तो हम मीर का हट रखने के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो इस विशेषता के रूप में, इस व्याख्या के रूप में राजस्थान का कौन सा दुर्ग पढ़ा जाता है? रणथंभौर दुर्ग पढ़ा जाता है। रणथंभौर के बारे में सामान्य जो परिचर्चा हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि जैसे मान लो दोस्तों ये ज़मीन है साहब और ज़मीन के ऊपर ये पहाड़ी है और इन पहाड़ियों के बीच में एक दुर्ग बना हुआ है, इन पहाड़ियों के बीच में एक दुर्ग बना हुआ है और उसी दुर्ग को हम क्या कहते हैं? रणथंभौर कहते हैं। इस दुर्ग को रणथंभौर क्यों कहा गया वो हम समझना शुरू करते हैं। देखिए रणथंभौर दुर्ग जो है इसके बारे में पढ़ते हैं, कभी आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे दूर दराज से देखा जाए तो ये 7-8 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन जब मुख्य रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम चर्चा करते हैं तो ये सब पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग जो है वो 3 तरफ तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक तरफ इसके गहरी खाई है। तो ये दुर्ग 3 तरफ जिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है उनमें पहली पहाड़ी है रण की पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी है थम्म की पहाड़ी और सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो पहाड़ी है बोर की पहाड़ी। रण की पहाड़ी, थम्म की पहाड़ी और बोर की पहाड़ी, इन तीनों पहाड़ियों के बीच में स्थित होने के कारण इस दुर्ग का नामकरण क्या किया गया? रणथंभौर किया गया। फिर हम प्रश्न पढ़ते हैं कि रणथंभौर दुर्ग पहाड़ियों से तो घिरा हुआ है लेकिन पास में रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ऐसा दुर्ग जो जंगलों से घिरा हुआ रहता है वो दुर्ग किस श्रेणी में पढ़ा जाता है? एरन दुर्ग में। तो चारों तरफ रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जंगल ही जंगल है, तो जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग है, तो पहली श्रेणी कौन सी आएगी? एरन दुर्ग। और साथ के साथ पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है तो दूसरी श्रेणी कौन सी पढ़ सकते हैं हम इसकी? गिरि दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग जो है एरन दुर्ग की श्रेणी में भी पढ़ा जाता है और गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी पढ़ा जाता है। रणथंभौर दुर्ग जो है इनके बारे में हम पढ़ें तो सबसे प्रमुख बात ये आती है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण और निर्माण के बारे में 2 बातें हैं जो मुख्य रूप से पढ़ी जाती है। सबसे पहला तथ्य, देखो पहला जो तथ्य है वो एनसीईआरटी की किताबों के अनुसार पढ़ा जाता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो 8वीं शताब्दी के लगभग, 8वीं शताब्दी के लगभग इस दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराजा जयंत ने करवाया था। महाराजा जयंत ने करवाया, ये एनसीईआरटी की किताबों के अनुसार पढ़ा जाता है। लेकिन दूसरा जो इसका मुख्य निर्माण के बारे में विषय वस्तु जो पढ़ी जाती है वो ये पढ़ी जाती है कि इसका निर्माण 944 ईस्वी के आसपास यानी कि 10वीं शताब्दी में इसका जो निर्माण करवाया वो
रणथंबन देव ने करवाया। रणथंबन देव ने इसका निर्माण करवाया। साहित्य में इस रणथंबन देव को महेश्वर ठाकुर रतिदेव के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के इतिहास में जो प्रामाणिक निर्माता माना जाता है वो किसे माना जाता है? रणथंबन देव को। शताब्दी कौन सी मानी जाएगी? 10वीं। तो ये दोनों तथ्य हैं, दोनों तथ्य अपने को याद रखने हैं, जैसा परीक्षा में आए वैसा टिक करके आना है। तो ये सामान्य परिचर्चा है कि जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। जिन 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया उनको याद करने की लाइन है चीकू, गाजर, आम। 6 दुर्ग हो गए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। इसके बाद हमने पढ़ा कि पहला दुर्ग रणथंभौर। 6 दुर्गों को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पहला दुर्ग हमने शुरू कर दिया रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। इसकी आकृति कैसी मानी गई है? अंडाकार। मुख्य प्रश्न ये कि आकृति कैसी है इसकी? अंडाकार। इसका पहला उपनाम है रणथंभौर। दूसरा इसे कहते हैं अमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक। इसके बारे में एक उक्ति पढ़ी जाती है इतिहास में कि रण लड़ियो रणनीति सु रणथल रणथंभौर हट राख्यो अमीर रो कटकट खांगा गोर। रणथंभौर दुर्ग 3 तरफ पहाड़ियों से गिरा हुआ है, एक तरफ गहरी खाई है। 3 तरफ जिन पहाड़ियों से गिरा हुआ है, पहली पहाड़ी रण की पहाड़ी, दूसरी थंब की पहाड़ी, तीसरी बोर की पहाड़ी। इन तीनों पहाड़ियों के बीच में स्थित होने के कारण इस दुर्ग का नामकरण क्या रखा गया? रणथंभौर। जंगलों से गिरा हुआ है तो हिरण दुर्ग है, साथ के साथ पहाड़ियों से गिरा हुआ है तो गिरी दुर्ग है। निर्माण के बारे में 2 तथ्य हैं, 8वीं और 10वीं शताब्दी। 8वीं के अनुसार जयंत ने, 10वीं के अनुसार रणथंबन देव ने। लेकिन सबसे सटीक जो मापदंड माना जाता है वो रणथंबन देव का माना जाता है। और कुछ गाइडों में इसके निर्माण की शताब्दी 6ठी शताब्दी भी दी हुई है। तो ये थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न आता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रख के इन दोनों बातों को अपने को याद करना है। तो दोस्तों ये दुर्गों के बारे में हमने आज पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले दुर्गों की श्रेणियाँ हमने पढ़ी, फिर दुर्ग जो है रणथंभौर इसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे कि रणथंभौर दुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल स्थित हैं, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, किस इतिहासकार ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है, ठीक है। और इस दुर्ग में कौन सा साका हुआ है, किसने आक्रमण किया था, और इस दुर्ग से जुड़े हुए जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए उनकी चर्चा करते हुए इस दुर्ग को हम आगे प्रतिस्थापित तौर पर कल हम पढ़ेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और मुख्य बात मस्त रहिए और धैर्य को बिल्कुल कमज़ोर नहीं करना। तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र रुनारी आपातकाल पर की यही चारी। तो ये विपत्ति का समय है और धैर्य की परीक्षा इस समय चल रही है, तो धैर्य को बिल्कुल डाउन नहीं होने देना, धैर्य को मजबूत रखना है। और इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमने ये जो पहल शुरू की है इसका अधिक लोगों तक लाभ पहुंच सके तो आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। इससे आगे की विशेषता हम लोग कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।